क्या आपके किसी जानने वाले को कभी एक साइड के हाथ या पैर में कमज़ोरी आई है या ज़ुबान में थथलाहट आई है? क्या आप जानते हैं एक बीमारी का नाम जिसे हम लकवा बोलते हैं, पक्षाघात बोलते हैं, पैरालिसिस बोलते हैं या हम इंग्लिश में उसको स्ट्रोक बोलते हैं? तो आइए आज हम इस बीमारी जो स्ट्रोक होता है उसके बारे में जानते हैं। ये कैसे होता है, ये कितने प्रकार का होता है, क्या दोनों जितने प्रकार का स्ट्रोक है सबका इलाज अलग-अलग होता है? तो इस बारे में हम थोड़ी-सी जानकारी लेंगे। नमस्कार, मैं हूँ डॉक्टर समीर अरोड़ा, कंसल्टेंट न्यूरोलॉजिस्ट, मेडसाक एडवांस सुपर स्पेशलिटी क्लिनिक्स गुड़गाँव। जिस बीमारी के हम बारे में हम बात कर रहे हैं वो है स्ट्रोक। स्ट्रोक यानी पैरालिसिस यानी कि लकवा, हेमीपैरेसिस मतलब एक साइड के हाथ पैर में कमज़ोरी आना। तो आम तौर पे जो स्ट्रोक होता है ये क्यों होता है? या तो ब्रेन के अंदर ब्लड सप्लाई ब्लॉक हो जाती है या ब्रेन के अंदर की कोई नस फट जाती है। तो एक होता है ब्लॉकेज आना और एक होता है ब्रेन के अंदर ब्लीडिंग होना। जो ब्लॉकेज आना होता है उसे हम बोलते हैं इश्केमिक स्ट्रोक, और जो नस फट जाती है ब्रेन के अंदर उसे हम नॉर्मली ब्रेन हैमरेज के तौर पे बोलते हैं, यानी कि हैमरेजिक स्ट्रोक। ज़्यादातर केसेस जो स्ट्रोक के होते हैं 70 से 75% केसेस वो इश्केमिक स्ट्रोक के होते हैं, यानी कि ब्लॉकेज आ जाती है जिसकी वजह से ब्रेन के जो टिश्यू होता है उसको ब्लड सप्लाई नहीं मिलती है, इसलिए वो टिश्यू डैमेज हो जाता है और वो उसकी वजह से पेशेंट को सिम्टम्स आते हैं। अब आम तौर पे ज़रूरी नहीं है कि एक साइड में हाथ पैर में कमज़ोरी ही आए तो ही उसे हम लकवा बोलेंगे। इवन ज़ुबान में थतलाहट आना, मुंह में टेढ़ापन आना या खाली हाथ, उसके साथ हाथ की कमज़ोरी आना, पैर में कम आना कमज़ोरी, इससे भी इसमें भी जब हम स्कैन करते हैं तो उसमें वो लकवा के निशान दिखाई देते हैं या स्ट्रोक के निशान दिखाई देते हैं। तो नॉर्मली जो ये स्ट्रोक होता है ये होता क्यों है? इसमें बहुत सारे रिस्क फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से स्ट्रोक होता है। ये एक बहुत सिंपल चीज़, जैसे कि हम हार्ट का अटैक बोलते हैं, हार्ट अटैक, ऐसे ही ये एक तरह का ब्रेन अटैक होता है। तो इसके बारे में अवेयरनेस बहुत ज़रूरी है। क्यों ज़रूरी है? हमने आम तौर पे देखा है अपनी रूटीन प्रैक्टिस में कि छाती पे जब भी दर्द होता है तो लोग फट से अस्पताल भागते हैं, लेकिन कभी हाथ में कमज़ोरी आ जाए या अचानक से एक साइड के हाथ पैर में कमज़ोरी आती है तो इंसान वेट करता है कि शायद अपने आप ठीक हो जाएगा, और इस चक्कर में वो गोल्डन विंडो खो देता है जिसमें शायद उसको ज़्यादा बेहतर इलाज मिल सकता था। तो लोग अभी भी ब्रेन स्ट्रोक को लेके शायद उतने अवेयर नहीं हैं जितने कि वो अपने हार्ट को लेके अवेयर रहते हैं, क्योंकि छाती के दर्द में तो इंसान को पता है कि तुरंत ये हार्ट अटैक के लक्षण लग रहे हैं, तुरंत वो एक सॉर्बिट्रेट की गोली भी खा लेते हैं, इकोस्प्रिन की गोली खा लेते हैं और तुरंत अस्पताल पहुंच जाते हैं। पर अभी भी ब्रेन स्ट्रोक के केसेस में ऐसा नहीं हो पाता है। तो ये वीडियो के ज़रिए हम वो अवेयरनेस क्रिएट करना चाहते हैं लोगों में, जो स्ट्रोक अवेयरनेस होती है, कि स्ट्रोक को आइडेंटिफाई करना सबसे ज़रूरी है, स्ट्रोक के रिस्क फैक्टर्स के बारे में जानना ज़रूरी है, स्ट्रोक का ट्रीटमेंट कैसे होता है वो जानना ज़रूरी है, और स्ट्रोक को आगे कैसे प्रिवेंट किया जा सकता है वो चीज़ें जानना ज़रूरी है। तो सबसे पहले स्ट्रोक के सिम्टम्स के रिलेटेड जब हम बात करते हैं तो आम तौर पे एक छोटे से निमोनिक की फॉर्म में हम इसको बताते हैं। जैसे पहले इसको बोला जाता था फास्ट फेशियल डिविएशन, यानी कि मुंह का टेढ़ापन आना, आर्म ड्रूपिंग यानी कि हाथ नहीं उठना, एस से स्लरिंग ऑफ स्पीच, एंड टी से टाइम टू कॉल एम्बुलेंस, FAST, फेशियल डिविएशन, मुंह का टेढ़ापन, आर्म ड्रूपिंग, स्लरिंग ऑफ स्पीच एंड टाइम टू कॉल एम्बुलेंस। अब उसे थोड़ा सा एक्सपैंड कर दिया हमने, उसको बोल दिया बी फास्ट। बी फास्ट का मतलब क्या है? बैलेंस प्रॉब्लम्स, आई प्रॉब्लम्स यानी कि डबल दिखना या आंख से दिखाई देना बंद हो जाना, फेशियल डिविएशन, आर्म ड्रूपिंग, स्लरिंग ऑफ स्पीच, जुबान में थतलाहट आना, एंड टाइम टू कॉल एम्बुलेंस। तो और ज़्यादा सिम्टम्स को इंक्लूड कर दिया उस डेफिनेशन में ताकि आइडेंटिफाई करना आसान हो जाए, क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है सडनली सिर्फ बैलेंस की प्रॉब्लम आती है, कमज़ोरी नहीं होती है, तो वो भी कई बार स्ट्रोक के लक्षण होते हैं। और इसी तरह से सडनली आँख की रोशनी चली जाना या सडनली डबल दिखाई देना, ये आई सिम्टम्स होते हैं, ये भी कई बार स्ट्रोक रिफ्लेक्ट करते हैं। तो इसलिए स्ट्रोक को आइडेंटिफाई करना ज़रूरी हो जाता है। अब जब हम बात करते हैं रिस्क फैक्टर्स की, तो रिस्क फैक्टर्स को हम दो कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। एक है मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर्स और एक है नॉन मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर्स।
जब हम नॉन मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर्स की बात करते हैं, जैसे कि एज एक ऐसा चीज़ है जो आप मॉडिफाई नहीं कर सकते, उम्र टाइम के साथ बढ़ेगी, जैसे 60 के ऊपर जाओगे स्ट्रोक रिस्क डबल हो जाएगा, फिर ट्रिपल हो जाएगा। देन जेंडर, मेल है या फीमेल, जो नॉर्मली हम मान के चलते हैं कि जो ये रिस्क फैक्टर्स होते हैं, चाहे वो हार्ट के रिलेटेड हों चाहे वो ब्रेन के रिलेटेड हों, वैसे तो दोनों के लिए जो रिस्क फैक्टर्स हैं कॉमन स्पेक्ट्रम में चलते हैं। एंड जो सबसे कॉमनली देखा जाता है, मेल्स में ये चीज़ें ज़्यादा कॉमनली देखी जाती हैं, चाहे वो स्ट्रोक हो चाहे वो हार्ट अटैक हो। ये एक ऐसे रिस्क फैक्टर्स हैं जो नॉन मॉडिफाइबल। देन एथनिसिटी, आप किस रेस में हो, कौन सी रेस के हैं, तो वो भी आपके हाथ में नहीं है। तो ये रिस्क फैक्टर्स तो नॉन मॉडिफाइबल कैटेगरी में बांटा जाता है। इसके अलावा जो रिस्क फैक्टर्स होते हैं वो होते हैं मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर्स। मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर्स भी दो कैटेगरी के हैं। एक वो रिस्क फैक्टर जो आप खुद कंट्रोल कर सकते हो या मॉडिफाई कर सकते हो, एक वो रिस्क फैक्टर जो आपका डॉक्टर मॉडिफाई कर सकता है। जैसे हम बात करते हैं डॉक्टर के द्वारा मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर्स की, जैसे अगर किसी को डायबिटीज़ है तो डॉक्टर उसका इलाज करता है, डायबिटीज़ को कंट्रोल रखने की कोशिश करते हैं। आपका ब्लड प्रेशर की शिकायत है तो ब्लड प्रेशर को कंट्रोल रखने की शिकायत करते हैं। आपके कोलेस्ट्रॉल की दिक्कत है तो कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं। या आपके हार्ट की रिदम इरेगुलर है, क्योंकि वो भी एक कारण होता है स्ट्रोक का कई बार, तो उसको कंट्रोल करने का जो तरीका है, तो वो सारे रिस्क फैक्टर्स जो हैं वो मॉडिफाइबल हैं, लेकिन वो डॉक्टर मॉडिफाई करता है। इसके अलावा कुछ एक रिस्क फैक्टर्स हैं जो आप खुद मॉडिफाई करते हो, वो है जैसे कि स्मोकिंग बंद करना, ड्रिंकिंग बंद करना, सीडेंटरी लाइफस्टाइल को बिल्कुल ना कहना, अ गुड अमाउंट ऑफ फिजिकल एक्टिविटी। ये कुछ एक चीज़ें हैं जो आपके एंड से होनी चाहिए। तो इससे हम बेसिकली स्ट्रोक की जो होने की टेंडेंसी है या प्रिवेंशन, हम उसमें हेल्प कर सकते हैं। दिस इज़ लाइक प्राइमरी प्रिवेंशन। अब जब मान लो स्ट्रोक हो जाता है तो एज ए अटेंडेंट आपको, अगर आपके नियर एंड डियर वन में आपने ऐसा देखा कि सडनली एक साइड का हाथ पैर काम करना बंद कर गया और जुबान में थथलाहट आ रही है या मुंह में टेढ़ापन आ रहा है, तो आपका फर्स्ट रिएक्शन क्या होना चाहिए? आपको तुरंत पेशेंट को हॉस्पिटल लेकर आना है। क्यों तुरंत लेकर आना है? आपको एक चीज़ समझनी है, एक विंडो होती है जिसे हम गोल्डन विंडो के बारे में बात करना चाहते हैं। गोल्डन विंडो का मतलब ये है कि वो 4.5 घंटे जिसके अंदर अगर मरीज़ अस्पताल में पहुंचता है और नस में ब्लॉकेज मिलती है और ये इश्केमिक स्ट्रोक निकलता है, तो हमारे पास वो क्लॉट बस्टर थेरेपी होती है या इंजेक्शन होता है जिससे हम उस नस को खोल सकते हैं, ताकि वो जो टिश्यू अभी जिसको हम सैल्वेज कर सकते हैं या बचा सकते हैं, हम वो टिश्यू को बचा के वापस से उसको फंक्शनिंग स्टेट में ला सकें। इसके अलावा आजकल बहुत सारी ऐसी टेक्निक्स आ गई हैं, जब अगर मान लो क्लॉट बड़ा है या बड़ी ब्लड वेसल को ब्लॉक कर रहा है, तो हो सकता है कि वो जो इंजेक्शन हम इस्तेमाल कर रहे हैं उससे ना निकले, तो ऐसे केस में एक प्रोसीजर होता है मैकेनिकल थ्रोम्बेक्टमी, तो उससे हम उस क्लॉट को बाहर निकाल के वो ब्लड सप्लाई को वापस से रिज्यूम करवाते हैं। तो इसीलिए कभी भी इस तरह के सिम्टम्स आते हैं तो आपका एक स्ट्रोक रेडी हॉस्पिटल में पहुंचना बहुत ज़रूरी होता है। तो इसलिए ये जो ट्रीटमेंट जिसकी हम बात कर रहे हैं, ये इश्केमिक स्ट्रोक के ट्रीटमेंट के बारे में बात कर रहे हैं, जिसमें ये गोल्डन विंडो का जिक्र आता है। जो बाकी 20-25% केसेस होते हैं, जो हम ब्रेन हैमरेज की बात करते हैं, जो इसको डिफ्रेंशिएट करना कि ये ब्रेन हैमरेज है या ये इश्केमिक स्ट्रोक है, ये हम CT स्कैन या MRI के बेस पे ही बताते हैं। नॉर्मली जो स्टार्टिंग लक्षण होते हैं वो हो सकता है वो इश्केमिक स्ट्रोक या फिर वो हेमरेजिक स्ट्रोक या ब्रेन हैमरेज के, इन दोनों के इनिशियल लक्षण जो हैं वो एकदम सेम लग सकते हैं। तो आप बाहर से देख के कई बार ये बताना मुश्किल होता है कि ये ब्रेन के अंदर ब्लीडिंग है या ये ब्लॉकेज है, तो उसके लिए हमें स्कैन करना ही पड़ता है। उसी से हमारा दोनों लाइन का ट्रीटमेंट डिसाइड होता है कि क्या हमें ब्लॉकेज की तरफ वाला इलाज करना है या हमें हेमरेज वाला इलाज करना है। कई बार ऐसा होता है कि मरीज को सिम्टम्स आते तो हैं, लेकिन वो 2-4 मिनट, 5 मिनट या 10 मिनट में सिम्टम्स ठीक भी हो जाते हैं अपने आप, यानी कि हाथ पैर में कमजोरी आई या जुबान में थथलाहट आई और वो 10 मिनट में ठीक भी हो गए। तो अक्सर लोग उसको इग्नोर कर देते हैं। हमारी मेडिकल भाषा में उसे मिनी स्ट्रोक भी बोला गया है या उसे ट्रांसिएंट इश्केमिक अटैक बोलते हैं, TIA। TIA को कभी भी हल्के में नहीं लेना चाहिए। जब भी अगर ऐसा सिम्टम आया, चाहे वो 1 मिनट के लिए आया चाहे वो 10 मिनट के लिए आया,
अगर वो एक साइड पे कमज़ोरी लेके आया या बैलेंस की प्रॉब्लम लेके आया, तो उसको भी उतना ही तवज्जो देना है जितना आप एक स्ट्रोक को दे रहे हो कि जिसमें सिम्टम्स चले जा रहे हैं। तो अक्सर होता क्या है, लोग छोड़ देते हैं और अगले दिन वो पूरे फुल स्ट्रोक के साथ आते हैं। तो जो वो इनिशियल स्टेज है जिस पे हम उसकी दवाई शुरू कर सकते थे, हम उसका इलाज शुरू कर सकते थे, हम वो विंडो मिस कर देते हैं। तो अक्सर एक मरीज़ के शरीर में वो कमज़ोरी आ जाती है। फिर क्योंकि जो ये कमज़ोरी एक बार आ गई, तो ये कमज़ोरी कितना टाइम लेगी ठीक होने में, कितनी रिकवर होगी, इस चीज़ के बारे में तो कोई भी गारंटी नहीं दे सकता। तो इसलिए उसका टाइमली इलाज ज़रूरी है, प्राइमरी प्रिवेंशन ज़रूरी है। अगर बाई चांस एक TIA हुआ है तो आपको उसी समय उसका इलाज शुरू करना है ताकि आप उसको एक बड़े स्ट्रोक होने से रोक सको। जब हम स्ट्रोक का इलाज करते हैं तो हमारा जो मेन टारगेट होता है वो होता है कि हम आगे इस चीज़ को दोबारा होने से रोकें, यानी कि रेकर होने से रोकना। तो ऐसे में जैसे जब हम इश्केमिक स्ट्रोक की बात करते हैं तो हमें खून पतला करने की दवाइयों की इस्तेमाल करना पड़ता है, जो कि ज़्यादातर केसेस में लाइफ लॉन्ग चलता है। अक्सर लोग थोड़ा सा भी रिकवर होने के बाद दवाइयाँ बंद कर देते हैं क्योंकि वो बिल्कुल अपने आप को ठीक महसूस कर रहे होते हैं, जो कि बाद में फिर दोबारा महीने, 2 महीने, 6 महीने बाद फिर से दोबारा स्ट्रोक लेके आते हैं। तो मैं आप सबसे यही रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगर आप स्ट्रोक या फिर हार्ट के रिलेटेड अगर आप ब्लड थिनर्स खा रहे हैं, तो आप डॉक्टर की सलाह के बिना उन्हें डिसकंटिन्यू मत कीजिए। तो ये सारी चीज़ें हमें जाननी ज़रूरी हैं, इसके रिस्क फैक्टर्स को लेके, इसके इलाज को लेके और इसके सिम्पटम्स को लेके। आई होप कि ये जो हमने वीडियो स्ट्रोक के रिलेटेड बनाई है या इसमें रिस्क फैक्टर्स के रिलेटेड हमने जो भी इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड करी है, तो आपको आगे आने वाले टाइम में अपने नियर एंड डियर वंस में, भगवान ना करे अगर इस तरह की कोई ज़रूरत आती है, तो आप जल्दी से आइडेंटिफाई करके उनको जल्दी से हॉस्पिटल पहुंचा के इस चीज़ का इलाज शुरू कर सकते हैं, जिससे कि उनका टाइमली इलाज हो सके और उनकी जो डिसेबिलिटी है वो जल्दी से जल्दी रिकवर हो सके। आगे की अपडेट्स के लिए हमारे चैनल पे ट्यून रहिए। मैं हूं डॉक्टर समीर अरोड़ा, कंसल्टेंट न्यूरोलॉजिस्ट, मेडसाक एडवांस सुपर स्पेशलिटी क्लिनिक्स। अगर आपको हमसे कंसल्टेशन करनी है या अपॉइंटमेंट लेनी है तो नीचे लिखे गए नंबर्स पे हमसे कनेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू।